दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा इंटरव्यू प्रिपरेशन का पार्ट थ्री स्टार्ट करने से पहले गाइस हमने इसके पहले वाले पार्ट में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। किस तरीके से आपको आंसरिंग करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन फायर होते हैं, ये सारे के सारा हमने बेसिक एकदम डीप में देखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो है व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? ओके, जावा में अगर कुछ वैल्यूज को यूज करना है टेम्पररी फॉर्म में प्रोग्राम में तो आपको वेरिएबल्स की जरूरत होती है। वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यू। अब डेटा वैल्यू मींस व्हाट, अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यू रहते हैं। जैसे कि कंसीडर करिए 5 ये एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, देन सपोज HELLO हेलो राम ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, 5.13 देन ट्रू। ये अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग वैल्यूज है। इंटीजर वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये डबल वैल्यू है, ये बुलियन वैल्यू है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग वैल्यू है। अब अगर इन वैल्यू को आप प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो तो इन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो कंसीडर करिए इंटीजर ये एक डेटा टाइप है। यू नो इंटीजर ये है डेटा टाइप। ए इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल का जो नाम होता है ये यूजर डिफाइन होता है। ये जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड उसका नाम होना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द यूजर कि वो क्या नाम रखना चाहता है। वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यू। तो ये एक वेरिएबल है इज इक्वल्स टू आपने इस इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने स्टोर की है किसमें, वेरिएबल नाम ए। ओके, सिमिलरली अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप। देन कंसीडर करिए एस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। देन यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन कर दी है हेलो राम। सिमिलरली आप बुलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हो, डबल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे ए एक वेरिएबल है, यहाँ पे यस ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल मींस व्हाट, वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यू। ये वैल्यूज को कंटेन करके रखता है। ओके, ये एक कंटेनर है जो वैल्यू को कंटेन करके रख रहा है। ये एक कंटेनर है जो इस वैल्यू को कंटेन करके रखा है, इसलिए कहा जाता है वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यूज। तो ये हुआ आपका वेरिएबल। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कितने टाइप है जावा में वेरिएबल्स के? तो जावा में टोटल टाइप दिए गए हैं आपको। सबसे पहला टाइप है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। सेकंड दिया गया है आपको ग्लोबल या फिर हम लोग इसे इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। एंड थर्ड वन दिया हुआ है आपको स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक। ऐसे आपको टोटल 3 टाइप इंट्रोड्यूस करा के दिए गए हैं जावा में वेरिएबल के टॉपिक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं वन बाय वन, लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, डिस्कस करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में जाओगे तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो आप बताओगे टाइप लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक। तो फिर लोकल वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ये आपको 100% पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। अब ये लोकल वेरिएबल क्या होता है हम लोग इस कोड के टाइप यूज करके समझ के लेते हैं, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास एंड इनसाइड द मेथड, नथिंग बट अ लोकल वेरिएबल। अब जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ए
is the name of the class, print is the name of the function, or we can say that method. Okay. So a variable which is declared inside the class and inside the method is nothing but local variable. अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल a इज अ लोकल वेरिएबल, s इज अ लोकल वेरिएबल. ओके, ये आपको लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है ओपनिंग एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड. तो लोकल वेरिएबल को लोकल क्यों कहा गया है, देख लीजिए. जिस वेरिएबल को हम लोग किसी क्लास के मेथड के इनसाइड डिक्लेयर करते हैं, अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास and inside the method. Okay, a variable which is declared inside the class and inside the method, nothing but local variable. इसे हम लोग कहेंगे local variable. तो ये हुई वेरिएबल की डेफिनेशन. देन पॉइंट नंबर 2 आपको दिया गया है, द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल ओनली विद इन द ब्लॉक. ओके, प्रिंट जो मेथड आपको दी गई है, इसका जो ओपनिंग एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट है, ये एक ब्लॉक है. ओके, इस ब्लॉक के इनसाइड आपने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा है. इट मींस कि इन लोकल वेरिएबल को आप इस ब्लॉक के बाहर कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते. द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज ओनली विद इन द ब्लॉक. इस ब्लॉक के बाहर अगर आप इस वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करोगे तो आपको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा. इसीलिए कहा गया है द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज ओनली विद इन द ब्लॉक. हम लोग इसका यूज करेंगे लेकिन सिर्फ इस ओपनिंग एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड, मतलब ब्लॉक के अंदर. देन पॉइंट नंबर 3 आपको दिया गया है मेमोरी अलोकेशन. सो मेमोरी इज अलोकेटेड टू द लोकल वेरिएबल. इन जो वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट कब होती है? मेमोरी इज अलोकेटेड टू द लोकल वेरिएबल व्हेन द मेथड इज स्टार्ट. जब भी इस मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है. यू नो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड. जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो तब ये मेथड अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है. तो जब इस मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसी समय इन वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट की जाती है. ओके, जब इस मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उस समय इन लोकल वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट की जाती है. देन मेमोरी डीअलोकेट कब होती है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कब होती है? जब इस ब्लॉक का वर्किंग खत्म हो जाता है. ओके, मेमोरी इज डिस्ट्रॉय व्हेन द ब्लॉक इज एंड. जब भी ये ब्लॉक खत्म हो जाता है उस समय ऑटोमेटिकली जो भी स्पेस इसने लिया है उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय किया जाता है. अनवांटेड डेटा को डिस्ट्रॉय किया जाता है मेमोरी से. इसीलिए कहा गया है मेमोरी इज अलोकेटेड व्हेन द ब्लॉक इज स्टार्ट एंड मेमोरी इज डीअलोकेटेड और डिस्ट्रॉय व्हेन द ब्लॉक इज एंड. जब ब्लॉक एंड होगा उस समय ऑटोमेटिकली मेमोरी ये डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो ये है आपका लोकल वेरिएबल. जो वेरिएबल किसी क्लास के मेथड के इनसाइड डिक्लेयर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लोकल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इंस्टेंस वेरिएबल. तो अब ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, नथिंग बट इंस्टेंस वेरिएबल. जिस वेरिएबल को किसी क्लास के इनसाइड और मेथड के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उस वेरिएबल को हम लोग कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल. जैसे कि लोकल वेरिएबल होता है उसके अपोजिट. अब यहाँ पे देखिए, ए इज द नेम ऑफ द क्लास, प्रिंट इज द नेम ऑफ द मेथड. क्लास के इनसाइड एंड मेथड के आउटसाइड हमने क्या किया? वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इंटीजर ए, स्ट्रिंग एस. ओके, तो दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं जो कि क्लास के इनसाइड है बट मेथड के बाहर है, आउटसाइड दी मेथड. तो इस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द मेथड, नथिंग बट द इंस्टेंस वेरिएबल. ओके, देन पॉइंट नंबर 2, द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल
ओनली विद इन द क्लास, नॉट ओनली विद इन द क्लास, विद इन द क्लास। हम लोग इस वेरिएबल को, जो वेरिएबल आपको दिए गए हैं लोकल सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम लोग इस क्लास में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल विद इन द क्लास, आप इस क्लास में जहां पे उसे यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। देन मेमोरी इज अलोकेटेड टू द इंस्टेंस वेरिएबल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इन वेरिएबल को ऑटोमेटिकली मेमोरी अलोकेट की जाती है। मेमोरी इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द क्लास इज एंड, जब भी इस क्लास का वर्किंग खत्म हो जाता है, क्लास जब भी एंड हो जाता है उस समय इस वेरिएबल की मेमोरी जो है वो डिस्ट्रॉय की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है इंस्टेंस वेरिएबल। देन थर्ड वन है आपका स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जिस वेरिएबल के डिक्लेरेशन के समय हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने स्टैटिक इंटीजर ए, तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है। इट मींस कि ये जो वेरिएबल है आपका ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो इस तरीके से हमने टोटल 3 वेरिएबल देखे हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल है, और तीनों का एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से देना है अगर आपको डीप में पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको, व्हाट इज मीन बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज मीन बाय एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन मींस व्हाट, एक्सेप्शन इज अ अबनॉर्मल कंडीशन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। जैसे कि कंसीडर कर लीजिए कि ये एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है। अब अबनॉर्मल कंडीशन मींस व्हाट, कंसीडर करिए कि यहाँ पे एक बाइसिकल है, ओके, बाइक है, ओके, और इस बाइक से आपको यहां पे जाना है, ये है डेस्टिनेशन पॉइंट और ये है आपका करंट लोकेशन, ओके। इस करंट लोकेशन से आपको इस डेस्टिनेशन पॉइंट जाना है, तो आपने डिसाइड किया कि हम लोग बाइक से चले जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ नॉर्मल फ्लो ऑफ योर टास्क, ये आपके टास्क कंप्लीट करने का एक नॉर्मल फ्लो है कि आपको यहां से डेस्टिनेशन पॉइंट जाना है, ठीक है। लेकिन जब आप जा रहे थे, कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ अबनॉर्मल कंडीशन ऑकर हुई, मतलब कि आपके बाइक का टायर पंक्चर हो गया या तो फिर कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से आपकी बाइक जो है वो खराब होगी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा पाए, जहां पे आपको जाना था वहां पे आप नहीं जा पाए। यहां तक तो आ गए, लेकिन यहां पर आने के बाद में एक कंडीशन ऑकर हुई है, अबनॉर्मल कंडीशन हम लोग इसे कहेंगे। अब अबनॉर्मल क्यों कहेंगे, क्योंकि आपने इस कंडीशन के बारे में सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप आपका काम कंप्लीट कर रहे थे, आपका टास्क कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन जाते वक्त एक अबनॉर्मल कंडीशन ऑकर हुई है, जिसकी वजह से आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए, यहाँ पे आपको रुकना पड़ा। तो ये क्या है, अनवांटेड कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, ओके, अबनॉर्मल प्रॉब्लम। सो एक्सेप्शन मींस व्हाट, एक्सेप्शन इज नथिंग बट अबनॉर्मल कंडीशन। जैसे कि ये अबनॉर्मल कंडीशन है तो हम लोग इसे एक्सेप्शन कह सकते हैं। तो एक्सेप्शन इज अ अबनॉर्मल कंडीशन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का फ्लो था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, और ये कौन करेगा, अबनॉर्मल कंडीशन एक्सेप्शन करता है। एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस व्हाट, हैंडलिंग एंड रन टाइम एरर सो दैट the normal flow of your program can be maintained। जैसे कि मान लीजिए इस नॉन टेक्निकल एग्जांपल में एक एक्सेप्शन यहाँ पे ऑकर हुआ है, मींस अबनॉर्मल कंडीशन ऑकर हुई है, तो इस एक्सेप्शन को, इस अबनॉर्मल कंडीशन को हम लोग एक प्रॉपर वे से हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे वो आपको डीप में लर्न करने के लिए सीरीज वाले वीडियो में जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एज पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ बताना है कि डेफिनेशन क्या है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस जो भी एक एक्सेप्शन आपको ऑकर हुआ है, जो भी अबनॉर्मल कंडीशन ऑकर हुई है, जो भी ये एरर आपको ऑकर हुआ है, इस प्रॉब्लम को, इस एक्सेप्शन को एक प्रॉपर वे से हैंडल करना, ताकि आप आपका जो फ्लो रुका हुआ है इसे कंप्लीट कर पाओ। तो exception means abnormal condition that disturb the normal flow of your program, and exception handling means
handling and runtime error so that the normal flow of your program can be maintained. यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम का फ्लो पूरा डिस्टर्ब हो गया था, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, मीन्स हम लोग हैंडल करेंगे एक प्रॉपर वे से, और हैंडल करने के बाद में आपके प्रोग्राम का जो फ्लो रुक गया था वो मेंटेन रहेगा, मतलब आखिरी तक कंटिन्यूसली रहेगा। अब अपना टास्क कंप्लीट कर पाओगे। तो एक्सेप्शन मींस abnormal condition that disturb the normal flow of your program, and exception handling means handling and runtime error so that the normal flow of your program can be maintained। तो ये हुआ आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये नॉन टेक्निकल एग्जांपल हुआ। अब टेक्निकल एग्जांपल के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो कंसीडर करिए 1 2 3 4 5 लाइन का ये एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, ये प्रोग्राम है, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, एरर आता है, तो क्या होगा, आपका फ्लो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, तो जिसकी वजह से पूरा की पूरा प्रोग्राम ये डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग की टॉपिक आप यूज करोगे तो हैंडलिंग करने के बाद में, मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद में कहीं पर भी प्रॉब्लम आई तो उसे सॉल्व करके आपका फ्लो आखिरी तक पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, आपके प्रोग्राम के फ्लो को मेंटेन करेगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सेप्शन मींस व्हाट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस व्हाट। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो हम लोग रिमेनिंग वीडियोस, अभी काफी सारे वीडियोस चलेंगे आपके, तो बाकी कोई वीडियो में कवर करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, मेन डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। अब ये थ्रो एंड थ्रोज ये जो कीवर्ड्स हैं, बोथ आर द कीवर्ड्स, ओके, दोनों कीवर्ड्स आपको जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का जो टॉपिक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इसी टॉपिक से आ रहे हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आपको थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड दिए गए हैं। तो थ्रो एंड थ्रोज का डिफरेंस क्या है? थ्रो इज अ कीवर्ड, इट इज यूज्ड टू थ्रो द एक्सेप्शन। थ्रो करना मतलब क्या होता है? फेंकना होता है। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो द एक्सेप्शन, ये किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो करता है। थ्रो करता है मतलब फेंकता है। थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो द एक्सेप्शन, थ्रो द एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। देन थ्रोज क्या है? थ्रोज इज अ कीवर्ड, ये भी एक कीवर्ड ही है, बट इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। किसी भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए, ओके, एक्सेप्शन डिक्लेयर करने के लिए, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं। ध्यान में रखना है, ये कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है, हार्ड टॉपिक भी नहीं है। तो थ्रो मतलब हमें पता है, थ्रो मतलब होता है फेंकना। ठीक है, तो हम लोग इसी वर्ड से ध्यान में रख सकते हैं कि थ्रो मतलब फेंकना होता है। तो ये क्या करता है? एक्सेप्शन को फेंकता है, कि एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं, और इसके अपोजिट दिया है थ्रोज। तो थ्रोज मींस किसी भी एक्सेप्शन को अगर डिक्लेयर करना है, किसी भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को अगर डिक्लेयर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग। तो ये मल्टी थ्रेडिंग जो है, ये एक जावा का फीचर भी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग, तो किस तरीके से आपको आंसरिंग करनी है। तो एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली, ओके, एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली, नथिंग बट मल्टी थ्रेडिंग। अब क्या होते हैं जावा में, ऐसे अलग अलग हम लोग थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड नंबर 1 अप टू n, मल्टीपल थ्रेड्स हम लोग बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मींस एट द सेम टाइम, एक ही समय में मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली, जैसे कि ये एक थ्रेड है, यहाँ पे एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो मल्टी थ्रेडिंग मींस executing multiple thread number 1, thread number 2, thread number 3 up to n, executing multiple thread
साइमल्टेनियसली मींस एट द सेम टाइम, नथिंग बट मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीपल थ्रेड को साइमल्टेनियसली एक ही समय में एग्जीक्यूट किया जाता है, इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ओके, तो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसे कहाँ पे यूज करते हैं, तो गेम डेवलपमेंट के लिए, एनिमेशन के लिए, 3D एनिमेशन को डेवलप करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो किस तरीके से यूज किया जाता है, अगर आपको डीप में लर्न करना है तो आप लोग क्या करिए, हमारे प्लेलिस्ट में जावा की सीरीज है, वहां पे जाके आप डीप में लर्न कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन को डीप में वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हम लोग एज पर आवर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, किस तरीके से आपको आंसरिंग करना है, ये सारा की सारा देखा है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।